अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। सो इस सेमेस्टर में जो मुझे कोर्स दिया गया है आपको पढ़ाने के लिए, दैट इज़ वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो कोर्स है आपका, दिस विल बी ट्रीटेड एज योर FYP कोर्स। लाइक इस कोर्स के बाद जो चीज़ें आप यहाँ पे सीखेंगे, जो लैंग्वेजेस आप यहाँ पे सीखेंगे, उनको यूज़ करते हुए आप अपना फुल फ्लेज्ड FYP बना सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। बेसिकली हम इस कोर्स में और इसकी लैब्स में HTML को कवर करेंगे, CSS को कवर करेंगे, जावास्क्रिप्ट को कवर करेंगे, बूटस्ट्रैप, PHP एंड MySQL जो डेटाबेस के लिए यूज़ होगी, हम उसको कवर करेंगे। अगर एंड पे 2-3 लेक्चर्स हमें मिले एक्स्ट्रा, तो हो सकता है कि हम उसमें PHP का एक फ्रेमवर्क लारावेल भी इंट्रोड्यूस करवा लें और उसका मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे दूं। तो इस कोर्स में ज़्यादातर कोडिंग ही है, लेकिन टिपिकल कोडिंग नहीं है, लाइक लूप्स वगैरह और ये वो ज़्यादा यूज़ नहीं होती। यहाँ पे फ्रंट एंड है और बैक एंड है। बैक एंड पे हम PHP करेंगे, फ्रंट एंड पे हमारे पास HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट होगा। और हम अपना जो डेटाबेस है वो MySQL यूज़ करेंगे। जो टूल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे लैब में और आपके जो असाइनमेंट्स और मोस्ट प्रोबेबली क्विज़ेस एंड लैब टास्क्स के लिए, वो होगा Sublime Text 3 XAMPP सर्वर। तो उसको इंस्टॉल करने का तरीका मैं अलग से आपको उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा और Sublime Text का भी मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। सो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जस्ट हम वेब फंडामेंटल्स को देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमारा जो इंटरेक्शन है वो होना है थ्रू आउट दिस कोर्स। राइट। सो इंट्रोडक्शन पे हम टाइम ज़ाया नहीं करते क्योंकि आई थिंक यू नो मी। और जस्ट ईमेल आप मेरा नोट कर लें, क्योंकि लास्ट जो स्लाइड्स थी मेरे ख्याल से उनमें मेरा जीमेल वाला ईमेल एडिट था। सो फ्रॉम नाउ ऑन you can email me on my official email address, that is indramam.mashood@hitechuni.edu.pk. Okay, so these are the 4 books which will be following throughout the semester. ये बुक्स मैंने ऑलरेडी गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दी हैं। सो और आई होप कि आप सबने गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो दिस इज द कोड और वहाँ से आप इन चारों बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि वेब इंजीनियरिंग क्या होता है, वेब एप्लीकेशन क्या होती है। देन हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे वेब ब्राउज़र्स का, इंटरनेट का, आल्दो आपको पता है बट जस्ट थोड़ी सी इनकी फॉर्मल डेफिनेशंस को देखेंगे। फिर हम 3 तरह के सर्वर्स देखेंगे, वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर। देन वी विल बी कवरिंग वेब प्रोटोकॉल्स, कॉमन टर्म्स, वेब आर्किटेक्चर एंड एट द एंड क्लाइंट वर्सेस सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। तो वेब इंजीनियरिंग क्या है? वेब इंजीनियरिंग से पहले हम सिंपल इंजीनियरिंग की जो डेफिनेशन है या कंसेप्ट है उसको देखते हैं। इंजीनियरिंग में क्या करते हैं हम? हमारे पास एक सिस्टमेटिक वे होता है, लाइक स्टेप्स डिफाइंड होते हैं जिनको फॉलो करते हुए हम कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने C++ का प्रोग्राम लिखना है तो सबसे पहले हम उसका लॉजिक जो है वो डिज़ाइन करते हैं। देन उसके बाद हम अपनी लॉजिक को एनालाइज करते हैं कि उसकी कम्प्लेक्सिटीज़ वगैरह कितनी होंगी, उसका बेस्ट टाइम, एवरेज टाइम, वर्स्ट टाइम, सब कुछ हम अपने एल्गोरिदम का कैलकुलेट करते हैं। देन उसके बाद फिर हम अपने एल्गोरिदम को प्रोग्राम की फॉर्म में लेकर आते हैं
और जब वो प्रोग्राम की फॉर्म में आ जाता है फिर हम उसके ऊपर डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं टू चेक इट्स रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं एक प्रोग्राम लिखने के। इसी तरह से आप अगर कोई प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, कोई हार्डवेयर बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आपको सर्टेन लेवल, सर्टेन स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे जिनके थ्रू आप जाके उस एप्लीकेशन को बना सकते हैं। सिमिलरली वेब इंजीनियरिंग भी उसी तरह की है। वेब इंजीनियरिंग में भी हमारे पास सिस्टमैटिक एंड क्वांटिफाइबल अप्रोचेस होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। हमारे पास रूल्स डिफाइन हैं, हम उनको यूज़ करते हुए अपनी वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं। वेब इंजीनियरिंग comprises the use of systematic and quantifiable approaches in order to accomplish the specification, implementation, operation, and maintenance of a high quality web application. हम specification means requirements, implementation means उसकी coding, operation means उसकी working, and maintenance means उसकी after the development कि वो किस तरह से बिहेव कर रही है, किस तरह से उसकी आउटपुट्स आ रही हैं। उन सब चीज़ों को हमने अकम्प्लिश करना होता है इन अ सिस्टमैटिक एंड क्वांटिफाइबल वे। इसकी दूसरी डेफिनेशन है वेब इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक एंड क्वांटिफाइबल अप्रोचेस, जिसमें आ जाते हैं कंसेप्ट्स, मेथड्स, टेक्निक्स एंड टूल्स टू कॉस्ट इफेक्टिव रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाई क्वालिटी वेब एप्लीकेशन। अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई हुई है कॉस्ट इफेक्टिव। दिस मीन्स, और इसी के साथ हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी ऐड किया है। नाउ अब वेब इंजीनियरिंग में या किसी भी टेक्नोलॉजी में, सपोज हम C++ की ही बात करते हैं, अगर हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, सपोज आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें 1 से लेके 100 तक जितने भी नंबर्स हैं उनको आपने सॉर्ट करना है, राइट, इन एन असेंडिंग ऑर्डर। सपोज हमारे पास लूप्स नहीं हैं, या फिर हमारे पास जो बेस्ट वेज हैं सॉर्टिंग के, बेस्ट एल्गोरिदम्स हैं सॉर्टिंग के, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, या वो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, हमारे पास 100 नंबर्स की एरे है, हमने उनको सॉर्ट करना है। ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे जस्ट एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि हमारी रिक्वायरमेंट इस वक्त जो बताया गया है कि एरे को सॉर्ट करना है, दैट इज़ इनकम्प्लीट, क्योंकि हमें नहीं बताया गया कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। सो आप में से 2 स्टूडेंट्स कोई भी एक उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देता है, एक उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देता है। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं थी, तो असेंडिंग वाले ने भी ठीक किया है, डिसेंडिंग वाले ने भी ठीक किया है, अपनी अपनी थिंकिंग के मुताबिक। ठीक है, अब सपोज उन दोनों में से कोई एक ही बंदा था जिसने इस कोड को लिखना था, और उसने असेंडिंग ऑर्डर में हमारी एरे को सॉर्ट कर दिया। उसके 1 घंटा लगा, 1 दिन लगा, 1 वीक लगा, वट एवर टाइम ही टेक्स। सो जब उसने अपना एरे को सॉर्ट कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में, तब उसको पता चला कि एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना था। ठीक है, तो अब क्या होगा, जितना टाइम उसको लगा उतना ही टाइम उसको दोबारा लगेगा असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने पे। तो यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ आपको दोबारा से करनी पड़ती है, कोई भी प्रोग्राम आपको दोबारा से लिखना पड़ता है, तो अल्टीमेटली उसका टाइम तो बढ़ता ही बढ़ता है कि हमारे पास जो कोडिंग टाइम था, वो इम्प्लीमेंटेशन टाइम था, वो बढ़ा है। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन टाइम बढ़ता है तो हमारी उस एप्लीकेशन की, उस प्रोग्राम की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। मैंने अगर 4 वीक्स लगा के कोई एप्लीकेशन बनाई है और मुझे बताया जाए कि इसमें ये फेजेस, ये जो इसके मॉड्यूल्स हैं वो गलत हैं, मुझे जब उन मॉड्यूल्स को मैं दोबारा बनाऊंगा तो मुझे उस पर टाइम तो लगेगा, लेकिन उस पर एक्स्ट्रा कॉस्ट भी आएगी। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं,
एक रिक्वायरमेंट्स गिवन थी, डेवलपर ने उसको सही तरह से ग्रैब नहीं किया, तो ये डेवलपर की गलती है। यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगी। रिक्वायरमेंट गलत गिवन थी, डेवलपर ने उन गलत रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक एप्लीकेशन बना ली। अब जो ओनर है, जो क्लाइंट है, वो कह रहा है कि सही रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट एप्लीकेशन बनाओ। तो अब यहाँ पे डेवलपर की गलती नहीं है, क्लाइंट की गलती है। क्लाइंट आपको एक्स्ट्रा पे करेगा। नाउ रिक्वायरमेंट्स गिवन है एंड एम्बिगुअस है, लाइक उनमें से मल्टीपल मीनिंग्स निकल सकते हैं, और डेवलपर ने अपने लिहाज से मतलब निकाल के एप्लीकेशन बना दी। यहाँ पे भी अब यहाँ इस केस में दोनों का कसूर है। क्लाइंट का कसूर ये है कि उसने अपनी रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफिक नहीं किया, और डेवलपर का ये कसूर है कि उसने इम्प्लीमेंटेशन से पहले रिक्वायरमेंट्स को काउंटर चेक या काउंटर वेरीफाई नहीं किया। तो जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस का फेज है, दैट इज प्रीटी इम्पोर्टेंट। अगर आपने किसी भी फेज पे रिक्वायरमेंट को गलत प्रिडिक्ट कर लिया, गलत एज्यूम कर लिया, या आपको गलत रिक्वायरमेंट दे दी गई, तो अल्टीमेटली आपकी जो डेवलपमेंट टाइम है इंक्रीज होगा, डेवलपमेंट कॉस्ट इंक्रीज होगी। और बाकी चीज़ें इसमें वही हैं, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो बेसिकली वेब इंजीनियरिंग या वेब डेवलपमेंट में हम करते क्या हैं, हमारे पास रिक्वायरमेंट्स गिवन होती हैं, हम उनको एनालाइज करते हैं, उनके मुताबिक अपना डिज़ाइन बनाते हैं, फिर उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली अपनी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, फ्रंट एंड की, बैक एंड की, उसके ऊपर डिफरेंट तरह की टेस्टिंग करते हैं, और फिर हम उसको मेंटेन रखते हैं। तो अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है। तो मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ हाई टेक की वेबसाइट की, या फिर इससे भी ज़्यादा सिंपल, जो आजकल आपने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किया है अपना ऑनलाइन, हम उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। तो आपके पास सबसे पहले एक लिंक आया, आपने उसके ऊपर क्लिक किया तो आपके पास एक वेब पेज ओपन हो गया, जहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था, वो एंटर करना था, और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन का बटन दबाना था। तो वो जो आपको पेज नज़र आ रहा था, जहाँ पे आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर किया था, दैट इज़ योर फ्रंट एंड, जो कि यूज़र को नज़र आ रहा होता है, जिसके थ्रू यूज़र इंटरेक्ट कर रहा होता है आपके सिस्टम के साथ। ठीक है, आप यूज़र हैं, आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर किया, अपना पासवर्ड एंटर किया, लॉगिन का बटन क्लिक किया। अब लॉगिन के बटन को क्लिक करने के बाद जो भी कुछ हुआ, हमें नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन बैक एंड पे जो भी कुछ हुआ, आपके एल्गोरिदम्स चले, आपका कोड रन हुआ, आपकी क्यूरीज चली, वटएवर, वो बैक एंड पे हुआ, जो कि यूज़र को नज़र नहीं आ रहा। आपने जैसे ही लॉगिन का बटन प्रेस किया, अगर आपके डिटेल्स ठीक होंगी तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, अदरवाइज आपको एरर शो हो जाएगा। तो जो आप नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं या आपको एरर शो हो रहा है, दैट इज इन बैक एंड, जो कि यूज़र को नज़र नहीं आ रहा, बट वो एग्जिस्ट कर रहा है। फ्रंट एंड इज योर यूजर्स डिस्प्ले, एंड बैक एंड इज कि यूज़र की रिक्वेस्ट को किस तरह से हमने मैनेज करना है। ठीक है, तो फ्रंट एंड और बैक एंड का जस्ट आपको फिलहाल इतना पता होना चाहिए कि फ्रंट एंड क्या होगा, जो यूज़र को नज़र आ रहा है, और बैक एंड क्या होगा, जो आप जो यूज़र की क्यूरीज हैं, जो यूज़र की रिक्वेस्ट हैं, उनके अगेंस्ट जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, वो बैक एंड कंसिडर होगी। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वेब इंजीनियरिंग, क्लियरली डिफाइंड गोल्स एंड रिक्वायरमेंट्स। हमारे पास जो भी गोल्स और रिक्वायरमेंट्स होंगी वो क्लियरली डिफाइंड हों। सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ अ वेब एप्लीकेशन इन फेजेस। अब यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको सपोज हम कोई भी वेब एप्लीकेशन, हम फेसबुक की जो वेबसाइट है उसको अगर हमने डेवलप करना है, तो उसमें हम फेजेस को अपने डिफाइन कर लेंगे। लाइक
फेजेस क्या होंगे? लॉगिन, लॉगिन का हमारा एक फेज़ है। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का हमारा एक फेज़ है। देन प्रोफाइल अपडेशन, जहाँ पे हम अपना यूज़र नेम चेंज कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल पिक्चर, कवर फोटो वगैरह चेंज कर सकते हैं। दैट इज़ अ फेज़। हम इन 3 फेजेस को देखते हैं। अब वेब डेवलपमेंट में हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि हम तीनों फेजेस, लॉगिन का, रजिस्ट्रेशन का और प्रोफाइल अपडेशन का इकट्ठा स्टार्ट कर लें। हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन के बाद हम प्रोफाइल अपडेशन करेंगे। हम कभी भी तीनों फेज पैरेलली डेवलप नहीं करते। हम अच्छी अप्रोच ये होती है कि आप उनको पहले कैटेगोरिकली उनकी इम्पोर्टेंस के लिहाज से सॉर्ट कर लें और उसके बाद वन बाय वन उन फेजेस को डेवलप करें। केयरफुल प्लानिंग ऑफ दिस फेजेस, इसमें आ जाती है आपकी उनको कैटेगोरिकली सॉर्ट करना। मैंने कहा कि हम पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, लॉगिन करेंगे और फिर उसके बाद प्रोफाइल अपडेशन करेंगे। तो मैंने ऐसा क्यों कहा? अब हम अगर सबसे पहले लॉगिन का फेस कर लेते हैं सपोज, तो हम उसको टेस्ट कैसे करेंगे? अब आपका प्रोफाइल नहीं है फेसबुक पे, आप लॉगिन वाला जो फेज़ है उसको टेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? आप यूज़र को रजिस्टर करवाएं अपने सिस्टम के ऊपर। जब वो रजिस्टर हो जाएगा और सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा, देन उसके बाद आप वो यूज़र अपना लॉगिन कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा पहले रजिस्ट्रेशन फिर लॉगिन। और प्रोफाइल अपडेशन मैंने इसलिए एंड पे रखा कि जब उसकी रजिस्ट्रेशन हो गई तभी वो लॉगिन करेगा, और जब वो लॉगिन हो जाएगा तभी वो अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकता है, ठीक है। तो आपने अपने जो फेजेस जो भी डिफाइन किए हैं अपनी वेब एप्लीकेशन को बनाते हुए, उनको अपने प्लान अच्छी तरह से करना है कि कौन सा फेज़ मुझे पहले बनाना चाहिए, कौन सा लास्ट में बनाना चाहिए। एंड देन लास्ट इज कि आप अपने डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान कॉन्टिन्यूसली अपनी चीज़ों को चेक करते रहें कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट्स थी या नहीं। सपोज आपने एक मॉड्यूल बनाया प्रोफाइल अपडेशन का, ठीक है। अब वहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट ये नहीं थी कि आपने यूज़र का पासवर्ड भी चेंज करवाना है, राइट। लेकिन आपने क्या किया? आपने उसमें बहुत चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें ऐड कर दी। यूज़र अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकता है, अपनी सिटी भी चेंज कर सकता है और न्यू फोटोज़ ऐड कर सकता है, दिस एंड दैट, जो कि रिक्वायरमेंट में नहीं था। तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। आप कॉन्टिन्यूसली अपनी रिक्वायरमेंट जो भी आपको गिवन है उनके साथ अपनी डेवलपमेंट प्रोसेस को सिंक्ड रखें। सेकेंड ये कि आप हर थोड़ी टाइम के बाद, हर थोड़े कोड के बाद अपने कोड को एक दफ़ा से रन करके देख लें कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। ये ना हो कि आपने पहली 50 लाइनें लिखी, वो काम कर रही हैं, तो आपने अगली 200 लाइन्स लिखी और उसके दौरान अपना कोड जो है वो रन ही नहीं किया। तो जब आपने, ताकि 250 लाइन्स टोटल हो गई, आपने कोड रन किया तो आपको पता लगा कि आपकी जो पहली 50 लाइन्स जो चल रही थी वो भी नहीं चल रही। सो यू जस्ट कीप चेकिंग योर डेवलपमेंट प्रोसेस either in terms of requirement or in terms of performance and execution, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हैं कि आप अपने गोल्स और रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करें, अपने फेजेस को डिफाइन करें, अपने फेजेस को प्लान करें और कॉन्टिन्यूसली अपने डेवलपमेंट प्रोसेस को चेक करते रहें कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। Web engineering makes it possible to plan and iterate development by permitting not only cost reduction and risk minimization, but also an increase in quality as well as measurement of the quality. तो जब तक आप सही डायरेक्शन में सही रिक्वायरमेंट्स के साथ जाते रहेंगे, आपका टाइम भी इंक्रीज नहीं होगा, आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज नहीं होगी। बट अगर आप किसी भी फेज पे डिट्रैक हो गए
फ्रॉम योर ओरिजिनल ट्रैक, फ्रॉम योर ओरिजिनल रिक्वायरमेंट्स, तो आपका टाइम भी इंक्रीज करेगा, आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज करेगी। एंड अल्टीमेटली जब आपके पास सपोज आपके पास एक असाइनमेंट है, उसके लिए आपको 1 वीक गिवन है, तो आप जब उसको 1 वीक में कंप्लीट करेंगे तो उसकी क्वालिटी कुछ और होगी। लेकिन अगर आप उसको क्लास 1 आवर में करने की ट्राई करेंगे तो इन डेफिनेटली आपकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ वर्क है, वो डिक्रीज होगा, क्योंकि 1 घंटे की जो परफॉर्मेंस है दैट विल नेवर बी इक्वल टू द 1 वीक्स परफॉर्मेंस। ठीक है। सो व्हाट इज अ वेब एप्लीकेशन? A web application is a software system based on technologies and standards of the World Wide Web, जिसको हम कहते हैं W3C, that provides web-specific resources such as content and services through a user interface, the web browser. अब वेब एप्लीकेशन क्या है? वेब एप्लीकेशन में हमारे पास एक इंटरफेस बना हुआ होता है और उसका कुछ बैकएंड होता है जिसको हम वेब ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करते हैं, राइट? तो अब स्टैटिक और डायनेमिक का मैं आपको तब बताऊंगा जब हम HTML कर रहे होंगे। स्टैटिक एप्लीकेशंस भी होती हैं और डायनेमिक एप्लीकेशंस भी में देखते हैं। A web application is a computer program that utilizes web browsers and web technology to perform tasks over the internet. So, आपके पास आपने किसी भी सिस्टम को अगर ऑटोमेट करना है तो आप क्या कर सकते हैं? जैसे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था, पहले आप मैनुअली करते थे फॉर्म फिल करके। इस बार क्या हुआ है, आपने एक वेब इंटरफेस यूज़ किया है अपने कोर्सेज रजिस्टर करने के लिए, तो वो जो रजिस्ट्रेशन वाला आपका सिस्टम था वो ऑटोमेट हो गया। ऑटोमेट कैसे हुआ? आप अपने वेब ब्राउज़र को यूज़ करके उस वेबसाइट को ओपन किया आपने और अपनी रजिस्ट्रेशन की। तो आपने क्या किया? आपने एक वेब ब्राउज़र यूज़ किया, यू यूज्ड अ वेब ब्राउज़र एंड यू यूज्ड अ वेब टेक्नोलॉजी। वो कोई भी टेक्नोलॉजी थी, ASP थी, PHP थी, .NET थी, वट वर्डप्रेस वट। और आपने किस तरह से वेब ब्राउज़र के थ्रू वेब टेक्नोलॉजी एक्सेस की? ओवर द इंटरनेट। आपके पास इंटरनेट था, आपने वेब ब्राउज़र ओपन किया और वेब टेक्नोलॉजी या वेबसाइट को एक्सेस किया। ठीक है। तो वेब ब्राउज़र्स क्या हैं? वेब ब्राउज़र्स को हम इस कोर्स में आगे जाके क्लाइंट्स भी कहेंगे। ठीक है। अ वेब ब्राउज़र commonly referred as a browser or client is a software application for retrieving, presenting and transferring, सॉरी ये ट्रांसफरिंग है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, फॉर एग्जांपल क्रोम, एज, फायरफॉक्स etc. अब वेब ब्राउज़र आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप किसी भी लिंक के थ्रू किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम आगे लिंक्स को भी देखते हैं कि लिंक्स क्या होते हैं, जो वेबसाइट का एड्रेस होता है वो क्या होता है। यहाँ पे हम जस्ट वेब ब्राउज़र की डेफिनेशन ये कर रहे हैं कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम वर्ल्ड वाइड वेब www का जो डेटा है उसको एक्सेस करते हैं। नाउ हेयर यू हैव क्रोम, एज, फायरफॉक्स, ओपरा एंड सफारी। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं टू एक्सेस इंटरनेट और टू एक्सेस वेब। सो व्हाट इज इंटरनेट? Internet is a worldwide collection of computers and computer networks that links billions of computers used by businesses, government, educational institutes, organizations, and individuals using modems, phone lines, satellite link, fiber optic connections, and other communication devices and media. So, what is Internet? Internet is a collection of different computers जो कि आपस में लिंक्ड हैं। हमारे पास एक मेन चीज़ पड़ी है, मेन सर्वर पड़ा है, हर कंप्यूटर उस सर्वर से कनेक्टेड है। आपने जो भी क्वेरी करनी होती है, आपकी क्वेरी उस सर्वर पे जाती है, उस सर्वर से आपको पास रिस्पॉन्स वापस आता है।
ठीक है। तो आप क्यूरी कैसे लिखते हैं, आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं, ब्राउज़र में क्यूरी लिखी, ब्राउज़र ने आपकी उस क्यूरी को भेजा मेन सर्वर के पास, मेन सर्वर ने उसके अगेंस्ट कोई रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स जनरेट किया, वो वापस ब्राउज़र के पास आया और ब्राउज़र ने उसको शो करवा दिया। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल फिगर है इंटरनेट की। सो दिस इज़ इंटरनेट। यहाँ पे आपका एक सर्वर पड़ा है, ठीक है। इस सर्वर से आपके पीसीज कनेक्टेड हैं, आपने पीसी के ऊपर वेब ब्राउज़र इंस्टॉल किया हुआ है, आप उस वेब ब्राउज़र में कोई भी चीज़ एंटर करते हैं वो जाती है सर्वर के पास, सर्वर उसके अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स जनरेट करता है, वो वापस आपके ब्राउज़र के पास आती है और ब्राउज़र आपके उस रिस्पॉन्स को वापस आपको दिखा देता है। इसी तरह से जब आपके पास वायरलेस कनेक्शंस आ जाते हैं तो वहाँ पे एक वायरलेस राउटर लगा हुआ होता है और उससे आपकी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। सो इंटरनेट की थोड़ी सी थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है कि कैसे डेवलप हुआ था, कब डेवलप हुआ था और फर्स्ट मैसेज कब गया था। फर्स्ट मैसेज जब इसमें गया था तो इसके पास जस्ट 4 नोड्स थी। दैट मीन्स कि जस्ट जब इंटरनेट का ने फर्स्ट मैसेज अपना ट्रांसफ़र किया था तो उस वक्त उस पूरे नेटवर्क पे 4 कंप्यूटर्स कनेक्टेड थे। But today's internet has billions of nodes and on thousands of networks, and a network is a collection of 2 or more computers that are connected to share resources and information. So ये जस्ट बेसिक सी हिस्ट्री थोड़ी सी बताई गई है और नेटवर्क की डेफिनेशन बताई गई है। एंड इंटरनेट मिनट 2018 और 2019 का कंपैरिजन हुआ है कि एक मिनट में क्या क्या कुछ होता रहा है। सो एक मिनट में फेसबुक पे 0.9 मिलियन लॉगिन्स हुए 2018 में और 2019 में 1 मिलियन लॉगिन हुए। 2018 में 18 मिलियन टेक्स्ट मैसेजेस गए, 18.1 मिलियन। यूट्यूब की एक मिनट के अंदर 4.3 मिलियन वीडियोस व्यू होती थी 2018 में, 2019 में 4.5 मिलियन वीडियोस व्यू हुई हैं एंड सो ऑन। तो ये कुछ स्टैट्स गिवन हैं जो हमें बता रहे हैं कि इंटरनेट किस तरह से और किस लेवल पे यूज़ होता है अराउंड द वर्ल्ड। दिस इज जस्ट अ कंपैरिजन बिटवीन अ मिनट इन 2018 versus a minute in 2019, and this is the comparison between a minute in 2019 versus a minute in 2020। तो इसको आप देख लीजिएगा, जस्ट एक फन फैक्ट्स हैं जो कि मैंने इस लेक्चर में ऐड किए हुए हैं। अब हम आ जाते हैं सर्वर्स के ऊपर। सर्वर क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि जब आप अपना वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं और आपने लिखा www.google.com अपने वेब ब्राउज़र में, ठीक है, लेट मी, चले ओपन नहीं करता मैं। आपने लिखा www.google.com और आपने एंटर प्रेस किया, तो आपके उस एंटर प्रेस करने से ऐसा क्या होता है कि गूगल की वेबसाइट ओपन हो जाती है। आप जब एंटर प्रेस करते हैं तो आपका जो ब्राउज़र आप जो भी यूज़ कर रहे होते हैं वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है। वो रिक्वेस्ट जाती है आपके आईएसपी के पास, या सबसे पहले आपके जाती है राउटर के पास। जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, आप 3G यूज़ कर रहे हैं तो आपके सिम के पास जाएगी, आप पिक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास राउटर पे जाएगी, एंड एयरटेल वगैरह जो भी आप यूज़ कर रहे हैं आपके राउटर के पास वो इन्फॉर्मेशन चली गई। अब उस राउटर ने उस इंफॉर्मेशन को, जो भी आपने क्यूरी भेजी है, वो भेजी आपके आईएसपी के पास, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगर आप पिक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो पिक्सेल आपका आईएसपी है। अगर आप 3G यूज़ कर रहे हैं जोंग का तो जोंग आपका आईएसपी है। अगर आप नेटल यूज़ कर रहे हैं तो नेटल आपका आईएसपी है। तो अब वो रिक्वेस्ट आपकी जाती है आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी के पास। आईएसपी उस रिक्वेस्ट को भेजता है डिफरेंट सर्वर्स के पास सॉरी। तो जिस सर्वर से क्विकेस्ट रिस्पॉन्स आता है
उसकी सक्सेस रिस्पॉन्स आता है, वो रिस्पॉन्स वापस आता है आपके आईएसपी के पास, आईएसपी भेजते हैं राउटर के पास, राउटर भेजते हैं आपके सिस्टम के पास, सिस्टम भेजते हैं वेब ब्राउज़र के पास। और जो भी रिस्पॉन्स आता है, सपोज वो उसने भेजा www.google.com का रिस्पॉन्स, गूगल का होम पेज, तो वो रिस्पॉन्स आया तो ब्राउज़र ने आपको उसका जो व्यू है वो शो करवा दिया। ठीक है, तो सर्वर्स आपके मेनली डिफरेंट तरह की रिक्वेस्ट्स को हैंडल कर रहे होते हैं। अब तीन तरह के सर्वर्स हैं, एक है वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर। तो वेब सर्वर इज क्या है? अ वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर सर्विंग HTTP रिक्वेस्ट्स, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसको अभी आगे हम डिटेल में भी देख लेते हैं कि HTTP रिक्वेस्ट होती क्या है। HTTP से की एब्रीवेशन मैंने आपको बता दी है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो जो भी हमारी वेब की रिक्वेस्ट होंगी वो आइदर HTTP होगी और HTTPS होगी। इन दोनों को हम आगे देख लेते हैं। दिस टिपिकली रेफर्स टू अ कंप्यूटर रनिंग वेब सर्वर सॉफ्टवेयर सच एज अपाचे और माइक्रोसॉफ्ट IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो अपाचे सर्वर या फिर IIS सर्वर हमारे जो सिस्टम्स हैं, जो अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसमें IIS सर्वर जो है वो बिल्ट इन होता है। अगर आप लिनक्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें अपाचे सर्वर बिल्ट इन होता है। तो हम जो भी अपने क्लाइंट के थ्रू, अपने वेब ब्राउज़र के थ्रू रिक्वेस्ट बनाते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो इन दोनों सर्वर में से किसी एक के पास जाती है, वो फिर आगे डिफरेंट तरह के सर्वर्स को भेजता है और फिर उसका रिस्पॉन्स आता है और आपको शो हो जाता है। एप्लीकेशन सर्वर, एन एप्लीकेशन सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट होस्ट्स and execute web application which may be created in PHP, ASP and etc. अब एप्लीकेशन सर्वर क्या है? एप्लीकेशन सर्वर वो डिवाइस है जहाँ पे हमारी वेब एप्लीकेशन रन हुई हुई है या होस्ट हुई हुई है। मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई और मैंने अपने इसी सिस्टम में उसको होस्ट कर लिया और मैंने हर स्टूडेंट को बता दिया कि वो जब एक स्पेसिफिक एड्रेस लिखेंगे तो मेरा जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो अब वो वेबसाइट किस डिवाइस पे होस्ट हुई हुई है? मेरे लैपटॉप पे। सो उस वेबसाइट के लिए मेरा लैपटॉप जो है वो एप्लीकेशन सर्वर होगा। मैं आपको एक एड्रेस दूंगा, आप जब उस एड्रेस को ओपन करेंगे, सपोज www.google1.com, तो जब आप इस एड्रेस को ओपन करेंगे तो मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब इसका नुकसान क्या है एप्लीकेशन सर्वर का, कि जिस डिवाइस के ऊपर आपकी वेबसाइट होस्ट हुई हुई है, अगर वो डिवाइस बंद हो जाए, सपोज मैं अपना लैपटॉप बंद कर देता हूँ, तो आपका जो वो एड्रेस है, आप जब उसको ओपन करेंगे तो आपको कोई भी वेबसाइट शो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस वेबसाइट का एप्लीकेशन सर्वर डाउन होगा, बंद होगा। रिक्वेस्ट आएगी, उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। जब उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा वो आपको कुछ शो ही नहीं करवाएगा। तो इसलिए जब हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं और वो नहीं खुलती, दैट मीन्स कि उस वेबसाइट वो वेबसाइट जिस सर्वर पे होस्ट हुई हुई है, जिस एप्लीकेशन सर्वर पे होस्ट हुई हुई है, वो एप्लीकेशन सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वो नॉट रिस्पॉन्डिंग आ जाता है। ठीक है, वो आपकी रिक्वेस्ट के अगेंस्ट कुछ भी रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर रहा जो आपको शो हो। इसके बाद आ जाता है डेटाबेस सर्वर। नाउ डेटाबेस सर्वर में हम जो हमारे पास जो भी डेटाबेस होता है वो होस्ट हुआ हुआ होता है। फॉर एग्जांपल हम उसकी की एग्जांपल लेते हैं आपके रजिस्ट्रेशन वाले सिस्टम की। अब उसमें क्या होता है, आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाला और आपने अपना पासवर्ड एंटर किया।
अब सिस्टम को कैसे पता चला कि 001 जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके अगेंस्ट पासवर्ड है 123, तो आपका ब्राउज़र उसको वैलिडेट कैसे कर रहा है? या फिर आपने पासवर्ड चेंज करके 001 रोल नंबर के साथ पासवर्ड रखा ABC, तो अब उसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा, उसको वेरीफाई कौन करेगा? वो आपका डेटाबेस सर्वर कर रहा होता है। डेटाबेस में क्या होता है, आपके पास टेबल्स बने हुए होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स होते हैं। हर टेबल में टपल्स होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं हर यूज़र के अगेंस्ट। सपोज रजिस्ट्रेशन नंबर 001 के अगेंस्ट उसका यूज़र नेम होगा, उसका पासवर्ड होगा, नेम होगा, ईमेल होगा, डिपार्टमेंट होगा, सेमेस्टर होगा, कोर्सेज होंगे, जीपीए होगा, सीजीपीए होगा एंड सो ऑन। तो जब आपने लॉगिन किया तो लॉगिन की जो क्यूरी गई वो गई कि आपका यूज़र नेम ठीक है, ओके ठीक है, पासवर्ड ठीक है। अगर तो पासवर्ड ठीक है तो आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आपका पासवर्ड रॉन्ग है तो आपका जो लॉगिन है वो फेल हो जाएगा। तो ये वाला जो काम है जहाँ पे ऑथेंटिकेशन चाहिए होती है या कोई स्टोर्ड डेटा लेकर आना होता है या कोई भी डेटा स्टोर करना होता है, वहाँ पे जो सर्वर यूज़ होता है दैट इज़ डेटाबेस सर्वर। ठीक है, तो तीन तरह के सर्वर हैं। वेब सर्वर है जो कि हमारी HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। एप्लीकेशन सर्वर है जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन होस्ट हुई हुई होती है। एंड डेटाबेस सर्वर है जो कि हमारी जो डेटा है उसको मैनेज कर रहा होता है, शो करवा रहा होता है, डिलीट कर रहा होता है, एडिट कर रहा होता है या अपडेट कर रहा अब या इंसर्ट कर रहा होता है। राइट, अब हम आ जाते हैं वेब प्रोटोकॉल्स पे। So, the internet relies on a number of protocols in order to function properly. A protocol is simply a standard for enabling the connection, communication, and data transfer between two places on a network. Now, protocol क्या है? Protocol में rules define है। वो rules कब implement होते हैं? जब दो devices एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की ट्राई करती हैं। अब वो डिवाइसेस दो कंप्यूटर्स हो सकते हैं, एक कंप्यूटर एक सर्वर हो सकता है, या फिर दोनों सर्वर्स हो सकते हैं। राइट, और उनके दरमियान जो भी कम्युनिकेशन होगा उसके लिए रूल्स होंगे कुछ, और वो रूल्स कौन डिफाइन करता है? प्रोटोकॉल्स डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रोटोकॉल है HTTP। HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. It is the standard protocol for transferring web pages across the internet. हम जब भी इंटरनेट रिक्वेस्ट की बात करेंगे, हम जब भी कहेंगे कि हमारे ब्राउज़र ने कोई रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की है, जनरेट की है, तो दैट ऑटोमेटिकली मीन्स कि हमारी HTTP रिक्वेस्ट जनरेट हुई है, इनिशिएट हुई है। क्योंकि इंटरनेट के ऊपर जो भी हमारी कम्युनिकेशन होती है, जिस तरह की भी कम्युनिकेशन होती है, दैट इज़ HTTP। अब HTTP की एक इन्हेंस्ड फॉर्म्स आई थी। क्यों आई थी वो मैं आपको भी बताता हूँ। वो आई थी HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इट यूजेस एन एक्स्ट्रा सिक्योर सॉकेट लेयर SSL। ठीक है, think of it as a secure version of HTTP. HTTPS is used primarily on web pages that ask you to provide personal and sensitive information such as password or your credit card details. अब मैं आपको इनका डिफरेंस बताता हूँ। मैंने आपको बताया कि इंटरनेट के ऊपर जो भी हमारी रिक्वेस्ट इनिशिएट होगी वो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू ही होंगी। राइट, अब आपने अपना, हाँ, सबसे पहले तो आप ये सोच लें कि आपका जो इंटरनेट है आप उसको कैसे एक्सेस कर रहे हैं। आप
वेब ब्राउज़र से कोई भी लिंक जनरेट करते हैं, वो जाता है सर्वर के पास, सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करता है, वापस आपके ब्राउज़र के पास आता है और आपका ब्राउज़र उसका रिजल्ट शो करवा देता है। नाउ इस इमेज को देखें, इस इनसिक्योर को फ़िलहाल भूल जाएं। ये यूज़र है, इसने अपना वेब ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, इसने एक रिक्वेस्ट जनरेट की, वो गई सर्वर के पास, सर्वर ने वापस रिस्पॉन्ड किया और यूज़र को शो हो गया। अब ये जो दरमियान में डिस्टेंस आया है, यूज़र और सर्वर के दरमियान का डिस्टेंस जो है, ये हमारा जो है सिक्योर नहीं होता। सपोज़ अगर यहाँ पे कोई बंदा बैठा है, आपकी रिक्वेस्ट को वो सपोज़ आपके सिस्टम को या आपके ब्राउज़र को किसी ने हैक किया हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, आप जो भी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं सर्वर के पास, वो उनको दरमियान में रीड कर सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ से भेजा अपना यूज़र नेम, सपोज फेसबुक का आपकी जो भी ईमेल थी या यूज़र नेम था वो भेजा, और आपने उसका पासवर्ड भेजा। अब वो दोनों चीज़ें अथेंटिकेट होने जा रही हैं फेसबुक के सर्वर पे। जब अथेंटिकेट हो जाएंगी, वैलिडेट हो जाएंगी, तभी आप लॉगिन होंगे। लेकिन जब वो अथेंटिकेट या वैलिडेट होने के लिए सर्वर के पास जा रही हैं, तो मैन इन द मिडल, जिसको हम हैकर कह देते हैं, मैन इन द मिडल कह देते हैं, वो उस रिक्वेस्ट को रीड कर सकता है इजीली कि आपने क्या क्या चीज़ें भेजी हैं, किस तरह का डेटा भेजा है और उस डेटा में क्या है। अब आप ओवर द HTTP भेज रहे हैं, तो आपने लिखा HTTP www.example.com और पासवर्ड आपने लिखा ABC123। इसने भेजी रिक्वेस्ट सर्वर के पास। अब ये जो हैकर बैठा था, इसको आपकी रिक्वेस्ट पता चल गई कि आपने ये वेबसाइट को ओपन की है और उसके साथ ये पासवर्ड एंटर किया है। ठीक है, ये इसको प्रिडिक्ट कर सकता है, इसको रीड कर, प्रिडिक्ट नहीं कह रहा, इसको गेट कर सकता है, राइट। तो HTTP इसलिए सिक्योर नहीं था क्योंकि इसके अंदर कोई भी सिक्योरिटी इन्वॉल्व, सिक्योरिटी का जो एल्गोरिदम था वो नहीं लगा हुआ था। तो HTTPS में क्या हुआ, उन्होंने एक एक्स्ट्रा सिक्योर सॉकेट लेयर ऐड कर दी जिसको हम SSL कहते हैं। अब ये SSL करती क्या है, आपकी रिक्वेस्ट आई सेम www.example.com, पासवर्ड था आपका ABC123। अब उस जो सिक्योर SSL लेयर थी, उसने आपके पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर दिया। अभी भी जो हैकर है वो इस इंफॉर्मेशन को देख सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि HTTPS के बाद आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो हैकर बिल्कुल भी नहीं देख सकता, ये गलत है। हैकर उसको अभी भी देख सकता है, लेकिन उसको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, उसको रॉन्ग इंफॉर्मेशन या इनक्रिप्टेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिलेगी। नाउ इफ दैट हैकर इज गुड इनफ, वो स्टिल आपकी इस इंफॉर्मेशन को डिक्रिप्ट कर सकता है। बट अ हैकर लाइक मी या फिर जो कि बिगनर्स हैं, उनके लिए डिक्रिप्शन इतना इजी नहीं होता जो SSL करता है। तो SSL जस्ट एक आपका HTTPS जस्ट एक आपका सिक्योरिटी लेयर ऐड कर देता है, ताकि अगर आपकी इंफॉर्मेशन हैक हो भी जाती है तो उसको क्रैक करने में थोड़ी सी एफर्ट मज़ीद भी लगे, राइट। When you browse a web page using HTTPS, you are using SSL. For a website to use HTTPS, it needs to have an SSL certificate installed on a server. जो एप्लीकेशन सर्वर है जहाँ पे आपकी वेबसाइट होस्ट है, वहाँ पे आपको एक SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि आपकी सब रिक्वेस्ट को इनक्रिप्ट करेगा और वापस डिक्रिप्ट करेगा टू व्यू यू, जो टू शो द आउटपुट। अब डिफरेंस क्या है HTTP के और HTTPS के, ये आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा, जस्ट मैं आपको मेनली बता देता हूँ। HTTP हमारे पास 80 पोर्ट यूज़ करती है और HTTPS हमारे पास 443 पोर्ट यूज़ करती है। इन्वेंटेड बाय दिस, इन्वेंटेड बाय दैट। इसमें SSL सर्टिफिकेट नहीं होता, इसमें SSL सर्टिफिकेट होता है।
और ये एसईओ की बात हुई हुई है कि एचटीटीपी जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारी जो रैंकिंग है वो इंक्रीज़ नहीं होती, इम्प्रूव नहीं होती। बट 2014 के बाद जो गूगल का एल्गोरिदम था वो प्रेफर करता था एचटीटीपीएस वाली वेबसाइट्स को, जहाँ पे एचटीटीपीएस का जो लाइसेंस है एसएसएल वो इंस्टॉल होता था, उनको वो जल्दी रैंक करता था। एचटीटीपी फास्टर है, क्यों? क्योंकि इसमें वो एक्स्ट्रा लेयर नहीं है, तो इसलिए एचटीटीपी जो है वो फास्टर है। एचटीटीपीएस स्लोअर है क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाती है। ठीक है, तो बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा इसमें। फिर हमारे पास एक और आता है प्रोटोकॉल एफटीपी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आप इंटरनेट के ऊपर जितनी भी फाइल्स ट्रांसफ़र करते हैं, अपलोड करते हैं या डाउनलोड करते हैं, उसके लिए प्रोटोकॉल जो यूज़ होता है वो एफटीपी यूज़ होता है। ठीक है, it is used to transfer files across the internet. FTP is commonly used by web developers to publish updates to a website, upload a new version of the website, right? Where HTTP is used for displaying the file in your browser, FTP is used simply to transfer a file from one computer to a specific location on another computer. तो आपने जो भी कोई फाइल जब किसी एक जगह से, किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, किसी एक सर्वर से दूसरे सर्वर, किसी एक सिस्टम से दूसरे सर्वर तक ट्रांसफ़र करनी होगी, तो आप प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ करेंगे? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP। देन SMTP प्रोटोकॉल है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो भी आप ईमेल्स करते हैं वो ये प्रोटोकॉल यूज़ करता है। देन ICMP है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, यूज टू रिपोर्ट प्रॉब्लम्स विद डिलीवरी ऑफ IP डेटाग्राम्स विद इन एन IP नेटवर्क। ये प्योरली हमारे पास नेटवर्किंग से रिलेटेड एक प्रोटोकॉल है। हम वेब डेवलपमेंट में ये प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे क्योंकि ये नेटवर्किंग लेवल पे आ जाता है। SMTP को हम देखेंगे क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट से ईमेल्स भेजनी होती हैं। जैसे ही कोई बंदा रजिस्ट्रेशन करे तो उसको एक ईमेल चले जाए वेलकम की, या फिर उसको अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए कोई ईमेल चले जाए, दैट सिस्टम। तो SMTP वाला जो प्रोटोकॉल है वो हम किसी लेवल पे जाके आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। ICMP हम नहीं करेंगे, TCP हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे क्योंकि ये भी प्योरली नेटवर्किंग का है। रिलायबल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल and it guarantees that the proper data transfer will take place. इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी कॉमन टर्म्स के ऊपर। अब कॉमन टर्म्स में सबसे पहले कॉमन टर्म आ जाती है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। अब जब भी WWW की बात होगी तो दैट मीन्स कि हम किसी भी वेबसाइट की बात कर रहे हैं। नाउ इंटरनेट पे डिफरेंट चीज़ें हैं, इंटरनेट पे सिर्फ वेबसाइट्स नहीं है। इंटरनेट से हम ईमेल्स भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, हम ऑनलाइन गेमिंग कर सकते हैं, हम फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नाउ वेब इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेट। वेब होल इंटरनेट नहीं है, वेब इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ इंटरनेट। तो जब हम वेब की बात करेंगे तो ऑब्वियसली वेबसाइट्स कनेक्टेड होंगी वर्ल्ड वाइड वेब से, दैट इज़ WWW। तो हमने जब भी कोई वेबसाइट ओपन करनी होगी तो हम WWW लाजमी लिखेंगे। लेकिन आजकल के ब्राउज़र्स थोड़े से इंटेलिजेंट हो गए हैं, उनको इंटेलिजेंट बना दिया गया है। तो अगर हम जस्ट google.com भी लिख देते हैं तो वो WWW ऑटोमेटिकली उसके साथ एज्यूम कर लेता है, अपेंड कर देता है एट द स्टार्ट। पहले ऐसा नहीं होता था, आपको पूरा एड्रेस लिखना पड़ता था। वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ सबसेट ऑफ द इंटरनेट एंड दिस एंड दैट, ये आप पढ़ लीजिएगा। फिर आ जाता है आपके पास URI, जो कि बाद में URL भी बन गया था, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। अब URI जो है ये आपका
आपकी जो भी रिक्वेस्ट्स हैं, जो भी आपका डेटा फ्लो हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब 4 तरह की हैं, URI है, URC है, यूनिफॉर्म रिसोर्स साइटेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, देन URN है, URI है एंड URL है। इसको मैं जस्ट आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। URI सबसे पहले मेन था, लेकिन उसके बाद URL को मेन बना दिया गया, URI को इसका सब पार्ट बना दिया। अब URL में होता क्या है, URC होता है कि हमारे पास सोर्स क्या है, किस जगह से डेटा आ रहा है, आइडेंटिफायर किस तरह का डेटा आ रहा है, URL किस एड्रेस से आ रहा है, URN उसका ऑर्डर क्या है, उसका नंबर क्या है, उसका नेम क्या है। ठीक है, अब आइडेंटिफायर में ये सब चीज़ें आ जाती थी। सोर्स क्या है, किस तरह का डेटा आ रहा है, किस एड्रेस से आ रहा है, और उसका नाम वगैरह या उसकी डिफरेंट इंफॉर्मेशन किस तरह की है। ठीक है, तो बाद में इसको नाम दे दिया गया URL का। अब आप इस डायग्राम, इस एड्रेस पे आ जाए, http://somewebsite.com/somepage/some post some word keyword whatever। तो अब इस पूरे को हम URI भी कह सकते हैं, URL भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। हैश पोस्ट जो बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि किस तरह का डेटा हमें चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया रिसोर्स, उसका सोर्स, हमें किस तरह का डेटा चाहिए। amty.html ये हमें बता रहा है लोकेशन, कि हमें उस वेबसाइट के ऊपर कौन सा पेज ओपन करना है। अब ये वाली जो पूरी वेबसाइट, ये जो पूरा लिंक है, यहाँ से लेके थिंक से लेके पोस्ट तक, ये हमें बता रहा है उसका पूरा URN, कि उस लिंक का नाम क्या है, उसमें कौन कौन से पेजेस हैं, और हमने उसमें से कौन सा डेटा उठाना है। ठीक है, और एज अ होल ये बन गया URL, एंड दिस HTTP इज आवर प्रोटोकॉल। सिक्योर है या नहीं है, राइट? HTTP होगा या HTTPS होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये प्रोटोकॉल है, ये हमारे पास आ गया डोमेन, उसने कौन सी डोमेन बाय की हुई है, दिस इज़ आवर पाथ, और दिस इज़ आवर फ्रैगमेंट, हमारा सोर्स। क्यूरी स्ट्रिंग भी है बीच में, ये आपको अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन जब हम PHP पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यूरी स्ट्रिंग क्या होती है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। सो प्रोटोकॉल, डोमेन, पाथ, क्यूरी स्ट्रिंग एंड फ्रैगमेंट। पाथ क्या होगा कि हमने इस वेब, सपोज मैं ओपन करता हूँ hitech.edu.hitechuni.edu.pk, तो ये एक फुल वेबसाइट है, मेरे मेन पेज ओपन होगा। लेकिन जब मैं करूँगा hitechuni.edu.pk/cs, तो मैं अब एक स्पेसिफिक पेज ओपन कर रहा हूँ। उस पेज का पाथ क्या है, /cs, तो cs उसका पाथ है। जब मैं ये वाला लिंक ओपन करूँगा तो मेरा होम पेज ओपन नहीं होगा, वो जो cs वाला पेज है अगर वो हुआ तो वो ओपन हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं करता हूँ hitechuni.edu.pk/cs/फर्स्ट सेमेस्टर सपोज, तो अब क्या होगा, मेरा CS वाला पेज ओपन नहीं होगा, मेरा CS के फर्स्ट सेमेस्टर वाला पेज ओपन होगा। तो मैं अपना पाथ डिफाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी इसी तरह से पाथ डिफाइन हुआ है कि सम वेबसाइट/index.php, तब वो वेबसाइट ओपन नहीं होगी, ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे मैं कर देता contact.php, तो contact.php वाला पेज ओपन होता। ठीक है, IP एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस,
अब ये आपको पता ही है कि हमारे पास जो भी डिवाइस होती है या फिर जो भी सर्वर होता है उसका एक आईपी एड्रेस होता है जो कि यूनिक होता है हमेशा। आप जब भी इंटरनेट को एक्सेस कर रहे होते हैं तो आप अपना आईपी एड्रेस से उसको लिंक आप उसको एक्सेस कर रहे होते हैं, किसी भी वेबसाइट को या इंटरनेट के ऊपर किसी भी चीज़ को। Every computer connected to the internet must have a unique internet protocol address that is called IP address, no matter whether it's a client or a server. आप आप एक यूज़र हैं या फिर आप वेब एप्लीकेशन, आपके सिस्टम के ऊपर वेब एप्लीकेशन होस्ट है, डजेंट मैटर, आपकी डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होगा। An IP address is just a number that identifies a host on the internet. अब IP एड्रेसेस भी दो तरह के हैं, वर्जन 4 है, वर्जन 6 है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता। जो वर्जन 4 है उसमें 4 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट, डॉट, सेकंड पार्ट, डॉट, थर्ड पार्ट, डॉट, फोर्थ पार्ट। और इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो 1 से लेके 255 तक होती हैं, 0 से लेके 255 तक होती हैं। हर पार्ट की वैल्यू जो है, रेंज जो है वो 0 से लेके 255 तक होगी। नाउ एवरी डोमेन हैज़ अ यूनिक आईपी एड्रेस। आपके पास जितने भी डोमेन्स हैं, आइदर दैट इज google.com, facebook.com, amazon, Draz, AliExpress, whatever the domains are available, उनके अगेंस्ट एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा। तो अगर तो आप अपने ब्राउज़र में लिखेंगे www.google.com और एंटर करेंगे तो आपका गूगल का होम पेज ओपन होगा। एंड सिमिलरली अगर आप ये आईपी एड्रेस लिखेंगे 172.217.10.78 तो स्टिल आपका google.com का ही पेज ओपन होगा। सो दैट मीन्स कि हर डोमेन का, हर वेबसाइट के एड्रेस के अगेंस्ट एक यूनिक आईपी एड्रेस एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो हम उस वेबसाइट को या तो आईपी एड्रेस से एक्सेस कर सकते हैं या फिर उसके डोमेन एड्रेस से एक्सेस कर सकते हैं। देन डीएनएस आ जाता है, डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम सिस्टम, दैट इज अ डेटाबेस दैट मैचेस आईपी एड्रेसेस टू होस्ट नेम्स। नाउ यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हर आईपी एड्रेस के अगेंस्ट हर डोमेन के अगेंस्ट एक आईपी एड्रेस होता है। तो जब मैं आईपी एड्रेस लिखूंगा तो इसको कैसे पता चलेगा कि मैं google.com ओपन कर रहा हूँ? तो वो इसको बताएगा DNS, डोमेन नेम सिस्टम, that is a database that matches IP addresses to the host name. The domain name system translates the host name into IP addresses, which are then used by TCP to establish connection between HTTP clients and servers. आपकी जो IP addresses हैं या host names हैं उनको IP addresses में कन्वर्ट किया जाता है और फिर जो आपकी HTTP की रिक्वेस्ट आती हैं क्लाइंट्स के थ्रू, उनके दरमियान और सर्वर के दरमियान में कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश किया जाता है। डोमेन नेम्स आर एडमिनिस्ट्रेटेड इन सच अ वे दैट दे आर गारंटेड टू बी यूनिक। जो डोमेन्स हैं वो हमेशा यूनिक होंगे। देयर विल नॉट बी एनी अदर डोमेन अदर दैन www.google.com। ये यूनिक डोमेन है। इसी तरह से hitechuni.edu.pk यूनिक डोमेन है, यू कैन नॉट यूज इट फॉर मल्टीपर्पजेस। ठीक है, इसके अंदर डोमेन क्या है? .com is a domain and this is our host name www.google, this is our host name और डोमेन क्या है? .com। अब डोमेन हमारे पास दो तरह की होती हैं, टॉप लेवल डोमेन्स और कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स। तो टॉप लेवल डोमेन्स को सबसे पहले देख लेते हैं, TLDs। In 1985, the Internet Assigned Numbers Authority (IANA) released
6 top level domain names. These TLDs become known as domain name extensions and represent the highest level in DNS hierarchy. अब टॉप लेवल डोमेन्स कौन कौन सी हैं? .com, this is a top level domain. .net, this is again a top level domain. .edu, .org, .mil, .gov, ये जो 6 डोमेन्स हैं, these are considered as top level domains. .com कमर्शियल के लिए यूज़ होती है, .net नेटवर्क के लिए, .edu एजुकेशन के लिए, ORG ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, MIL मिलिट्री के लिए, GOV गवर्नमेंट के लिए. ठीक है, तो google.com दैट इज़ अ टॉप लेवल डोमेन. इसके बाद आती हैं कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, CCTLDs. अब जब हम कंट्री कोड की बात करते हैं तो हमारे पास जो डोमेन्स हैं वो लोकेशन स्पेसिफिक हो जाती हैं. सपोज मैं कहता हूँ HIT.gov एक डोमेन है. ठीक है, तो HIT का या HIT नाम का कोई सिस्टम या कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है कि USA में भी हो सकता है UK में भी हो, कनाडा में भी हो. तो हम किस तरह से उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये वाली जो HIT पाकिस्तान में है वो HIT.gov पाकिस्तान की है, जो USA में है वो USA वालों की है, जो UK वाली की है वो UK से बिलोंग करती है. तो हम इसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे? इस डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हमारे पास कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स आई थी. In order to distinguish one country from another, especially one that would like to use a top-level domain such as .gov, .mil, two-letter domains were established and became associated with the countries and geographical locations. तो उन्होंने क्या किया कि जो हमारी टॉप लेवल डोमेन्स थी उनके साथ टू-लेटर डोमेन्स जो हैं वो ऐड कर दी. ठीक है, जिनको कहा गया कि ये कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स, जिन्होंने हमारी टॉप लेवल डोमेन्स को कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन बना दिया. द फर्स्ट रजिस्टर्ड CCTLDs वर US and UK and IL. US for USA, UK for United Kingdom and IL for Italy. All registered in 1985. और 86 में फिर हमारे पास फर्दर आ गई थी कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स. तो अब जब मैंने अभी आपको एग्जांपल दी HIT.gov, तो जब वो पाकिस्तान की होगी तो हमारे पास डोमेन क्या बन जाएगी? HIT.gov.pk. वही जब USA में होगी तो बन जाएगी HIT.gov.US. और वही जब हमारे पास UK की होगी तो HIT.gov.UK. यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि कंट्री कोड हमेशा टू लेटर का होगा. .US, .UK, .IL, .AU, DE, FI, FR, JP, KR, NL and SC, ये हमेशा टू लेटर का होगा. पाकिस्तान ने अपना CCTLD जो है वो अचीव किया था, गेट किया था इन 1992. दैट वाज PK, राइट. तो google.com.pk तो वो पाकिस्तान का गूगल वर्जन ओपन होता है. google.com.in इंडिया का गूगल ओपन होगा. google.com.us USA का गूगल ओपन होगा. google.com.uk UK का गूगल ओपन होगा. As of May 20, 2017, there were 255 CCTLDs. हमारे पास टोटल 255 CCTLDs थी. जैसे US, UK, IL, SC, NL, KR, ये जो
CCTLDs हैं, इस तरह की 255 CCTLDs रजिस्टर्ड थी और हमारे पास टोटल कंट्रीज कितने हैं 193। सो आपकी सबसे पहली असाइनमेंट जो है वो ये है कि आपने मुझे बताना है कि अगर कंट्रीज ही हमारे पास 193 हैं, राइट, हमारे पास टोटल जो यूएन में रजिस्टर्ड कंट्रीज हैं वो 193 हैं और हमने कहा कि कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स क्या होती हैं, हर कंट्री के लिहाज से 2 लेटर डोमेन ऐड हो जाती है। तो जब हमारे पास कंट्रीज 193 हैं तो टोटल CCTLDs 255 किस तरह से हो गई, ये आपकी एक स्मॉल असाइनमेंट है, विल बी ग्रेडेड और ये आपने मुझे बताना है। टुडे इज 10th Feb, तो ये आपने मुझे बताना है 14th Feb से पहले दैट मीन्स 13 Feb 1959 PM, उससे पहले आपने मुझे बताना है कि 193 कंट्रीज की 255 CCTLDs किस तरह से एग्जिस्ट करती हैं, राइट। देन हमारे पास आ जाता है, चलें अब लेक्चर मेरे ख्याल से बहुत लंबा हो रहा है तो ये वाली जो चीज़ है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। यहाँ तक अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है किसी तरह का, किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क मी थ्रू माय ईमेल मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड या सेकंड स्लाइड पे बता दिया है। ये लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा और इसके साथ PPT जो है ये भी अपलोड कर दूंगा एंड इन नेक्स्ट वीक्स क्लास यू विल हैव अ स्मॉल क्विज। इसी लेक्चर में से वो क्विज होगा जो कि आपने करना होगा और दैट विल बी ऑन गूगल फॉर्म्स इन MCQs टाइप। तो 10 to 15 और 20 MCQs होंगे जो कि आपने 10 जितने MCQs होंगे उतने ही मिनट्स में उसको सॉल्व करना होगा और इस क्विज का मैं व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उस पर भी अनाउंस नहीं करूँगा और जो हमारे पास गूगल क्लासरूम है उस पर भी अनाउंस नहीं करूँगा। आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू दैट यू विल बी हैविंग अ क्विज। आपके पास जो क्लास है आपकी वो 11:50 से स्टार्ट होती है, तो 11:50 to 12:10 यू विल बी हैविंग योर फर्स्ट क्विज ऑफ दिस कोर्स। तो इस लेक्चर को आप देख लीजिएगा, अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ लेना ईमेल करके, ठीक है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।